नमस्कार साथियों, कैसे आप सब दोस्तों। स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल पे। और जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग कक्षाएं चला रहे हैं। अगर मेरे चैनल का आप रेगुलर फॉलोअर है तो आपको पता होगा कि हम लोग ज्योग्राफी की कक्षाएं चला रहे हैं। और ज्योग्राफी कक्षा में हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी फॉर IAS। यद्यपि दोस्तों हम लोग ये जो कक्षाएं चला रहे हैं, लिखा भले UPSC एंड PCS है, बट आप किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, लाइक SSC हो गया, तो जहां भी आपको ज्योग्राफी का काम लगे उसके लिए आप क्या इस चीज को पढ़ सकते हैं, इस वीडियो को देख सकते हैं, आप नोट्स बना सकते हैं आसानी से, क्योंकि आपको हर चीज ये आसान कर देगी वीडियो देखने के बाद से। तो देखिए, अब हम लोग ज्योग्राफी में जो पढ़ रहे थे उसमें हम लोगों ने पढ़ लिया था। ज्योग्राफी में हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी, भू आकृतिक विज्ञान स्टार्ट किए थे। भू आकृतिक विज्ञान में हम लोगों ने पढ़ा था पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास, फर्स्ट हमारा टॉपिक था। ये UPSC का सिलेबस हम लोग कवर कर रहे हैं, बाकी सब सिलेबस अपने आप कवर होते चला जाएगा। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या था? पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। दूसरा टॉपिक जो है पृथ्वी की आंतरिक भौतिक संरचना है, और इसमें हम लोग दूसरी कक्षाएं तक अभी गए हुए हैं। तीसरी कक्षा है पृथ्वी की आंतरिक भौतिक संरचना में हम लोगों ने पढ़ा था, इंट्रोडक्शन उसका देख लिया था। इंट्रोडक्शन के साथ साथ हम लोगों ने देख लिया था पृथ्वी के आंतरिक संरचना को जानने हेतु प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष विधि जो है उसके बारे में भी चर्चा कर लिया था पिछले 2 कक्षाओं में। आज जो हम लोग ने चर्चा करने जा रहे हैं वो क्या है? तो वो पृथ्वी के आंतरिक भाग को हम जानेंगे, लेकिन उसका आधार क्या होगा? भूकंपीय तरंगे। पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में अध्ययन तो करने जा रहे हैं, लेकिन उसका आधार क्या होगा आज की कक्षा का? पृथ्वी की आंतरिक भाग की जो अध्ययन करने जा रहे हैं उसका आधार होगा भूकंपीय तरंगे। तो अब देखिए, मैं थोड़ा सा लिख दे रहा हूं यहाँ पे। ये हमारा लगभग ये इस टॉपिक का, जैसे पृथ्वी की हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं, पृथ्वी की जो हम टॉपिक चला रहे हैं, पृथ्वी की आंतरिक भौतिक संरचना या भौतिक आंतरिक संरचना आप लिख सकते हैं, भौतिक आंतरिक संरचना। ठीक है, आंतरिक संरचना ये है। और इस टॉपिक का हमारा ये तीसरा कक्षा होगा। कौन सा क्लास? तीसरा होगा। ये हमारा तीसरा क्लास होगा इस टॉपिक का, जबकि टोटल ज्योग्राफी का मुझे लगता है कि 8वां या 9वां क्लास होगा। आप देख लीजिएगा प्ले लिस्ट में, टोटल ज्योग्राफी का ये 8वां या 9वां क्लास होगा। ठीक है, टोटल ज्योग्राफी का जो हम लोगों ने पढ़ा था। इसमें जो हम लोगों ने पढ़ा था क्या? प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष विधि के आधार पे जो हम लोग पृथ्वी के आंतरिक भाग को, आंतरिक संरचना के बारे में जानने का प्रयास किया था, वो पढ़ लिया था। लेकिन उनमें कुछ कमियां रह गई थी। जैसे कुछ कमियां हैं पृथ्वी के आंतरिक संरचना को जानने हेतु, जो प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष विधि है उनमें कुछ कमियां थी। उन कमियों को दूर करते हुए सूक्ष्म वैज्ञानिक विधि दिया गया। उन कमियों को दूर करते हुए सूक्ष्म वैज्ञानिक विधि दिया गया हो, जो पूर्णतः टिकी हुई है किस पे? तो भूकंपीय तरंगों की विशेषताओं के आधार पर। इन सारी बातों को आप लिखिएगा। क्या अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है? सूक्ष्म वैज्ञानिक विधि। सूक्ष्म वैज्ञानिक विधि, वैज्ञानिक विधि। ठीक है, और ये जो टिका हुआ है किस पे? इसमें हम लोग बेसिकली अध्ययन करेंगे भूकंपीय जो तरंगे हैं उनकी विशेषताओं के आधार पर पृथ्वी की भौतिक आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। आप याद रखिएगा, भूकंपीय यहाँ पे जो हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं वो किस पे? तो भूकंपीय तरंगों के आधार पे, भूकंपीय तरंगों की जो विशेषताएं होती है उनके आधार पे पृथ्वी की आंतरिक भौतिक संरचना के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। किस पे? या इस बातों को लिखिएगा कि यहाँ पे हम लोग जो अध्ययन करने जा रहे हैं पृथ्वी की भौतिक आंतरिक संरचना के आधार, आंतरिक संरचना को, वो बेसिकली टिका होगा किस पे? तो भूकंपीय तरंगों के विशेषताओं के आधार पे टिका होगा। ठीक है, उसी के आधार पे हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं। तो अब देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि तरंगे जो होती है, तरंगे 2 प्रकार की होती है, एक पिंड तरंगे, एक सतही तरंगे। मतलब एक बॉडी जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में संचालित होती है, और एक पृथ्वी की जो सरफेस यानी कि सतही तरंगे जो सरफेस पे चलती है। तो बेसिकली जो होती है तरंग वो होती है क्या? एक होता है सतही तरंगे, सतही, और दूसरा होता है पिंड तरंगे। ठीक है, तब देखिए, पिंड तरंगे जो होती है वो आंतरिक भाग में गति करती है, जबकि सतही तरंगे सरफेस पर गति करती है। तो हम लोग अध्ययन क्या करने जा रहे हैं? तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी की जो है आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। तो सतह पे चलने वाली तरंगों का हमको कोई मतलब ही नहीं, इससे हमको कोई मतलब नहीं है, इसीलिए हम इसको डिलीट करेंगे और इसके बारे में हम लोग अध्ययन नहीं करना है। एक बात मैं और आपको थोड़ी सी क्लियर कर दूं, आपको इसको नोट में लिख के साइड में रख लीजिएगा। तरंग, ये जो तरंग है, तरंग की जो गति है,
तरंग की गति, तरंग की गति, तरंग की गति वो समानुपाती होती है ठोस के घनत्व की, या पदार्थ के घनत्व आप लिख सकते हैं, पदार्थ के घनत्व की। घनत्व मैं लिख दे रहा हूं, आप लिख लीजिएगा पदार्थ के घनत्व की, ठीक है। घनत्व यानी कि घनत्व जितना अधिक होगा, ठीक है, तरंगों की गति जो है उतनी ही अधिक होगी। घनत्व जितना कम होगा तरंगों की गति उतना ही कम होगी। ये आप लिख ली, ये आप याद रखिए, क्योंकि इसी पे हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसी को लेकर, ठीक है। ये नोट करके लिख लीजिएगा आप। अब हम थे यहाँ पे, तो सतही तरंगों को मैं डिलीट कर रहा हूँ, सतही तरंगों से कोई मतलब नहीं है। अब देखिए पिंड तरंगे जो है, पिंड तरंगे भी दो प्रकार की होती है, पिंड तरंगे भी दो प्रकार की होती है। एक होती है एस तरंगे, पी तरंगे, पहला पी तरंगे, पहला दूसरा इसे लिख सकते हैं आप, लेकिन पी तरंगे, पी वेव्स, ठीक है। और दूसरा होता है एस वेव्स, दूसरा एस वेव्स। पी वेव्स जो होती है, पी वेव्स, और दूसरा एस वेव्स। पी वेव्स जो है वो तीनों माध्यमों में गति कर सकती है, ठोस, तरल और गैस, तीनों माध्यमों में गति करती है। ये पी तरंगे जो है वो ठोस, आप इन सब बातों को लिखिएगा, ठोस, तरल एवं गैस, ये जो है तीनों माध्यमों में संचालित होती है, तीनों माध्यमों में गति कर सकती है। जबकि एस तरंगे जो है, एस तरंगे केवल और केवल ठोस माध्यमों में ही गति करती है, केवल और केवल ठोस माध्यमों में ही गति करती है। ये तरल और गैस में गति नहीं कर सकती है। आप इन बातों को याद रखिएगा। ये दो चीजें, एक तरंग की गति जो है समानुपाती होती है घनत्व के, ठीक है, और दूसरा तरंग दो प्रकार की होती है, पिंड तरंगे दो प्रकार के, पी वेव्स और एस वेव्स। पी वेव्स जो है वो ठोस, तरल, गैस तीनों अवस्थाओं में गति कर सकती है, जबकि एस तरंगे जो है, एस तरंगे केवल और केवल ठोस अवस्थाओं में ही गति कर सकती है। इन बातों को आपको याद रखना होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं इसी बात को लेकर। उससे पहले मैं आपको फर्स्ट कक्षा पृथ्वी की भौतिक आंतरिक संरचना की पहली कक्षा में लेकर चलना चाहूंगा, जहां पे मैंने बताया था कि पृथ्वी को तीन भागों में बांटा गया है। पृथ्वी का आंतरिक भाग को तीन भागों में बांटा गया है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। क्रस्ट और मेंटल को, कोर को, तीनों को दो दो भाग में बांटा गया है, और उन दो दो भाग को कौन सा असंतत्य अलग करता है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे, और फिर हम आपको बताएंगे। आप इन बातों को साइड में लिख के रखिए कि पी वेव्स जो है तीनों माध्यमों में गति करती है, जबकि एस वेव्स जो है वो केवल ठोस माध्यमों में गति करती है। क्योंकि मैं इसको डिलीट कर रहा हूं, मुझे छोटा सा फिगर ड्रॉ करना होगा, तो मैं इसको डिलीट कर रहा हूं। मैं थोड़ा सा ज्यादा स्पेस चाहिए, मैं इसलिए इसको पूरे डिलीट कर रहा हूं, यहां तक डिलीट कर रहा हूं। मैं संभव हो कि इसको भी डिलीट कर दूं। अब देखिए मैंने बोला था अभी कि एक मुझे छोटा सा फिगर ड्रॉ करना होगा। तो देखिए मैं ये फिगर ड्रॉ कर रहा हूं, उम्मीद करता हूं कि आपको दिख रहा होगा। ये हमारा फिगर हो गया, ठीक है। आप इसको समझ पा रहे हो कि ये फिगर कहां से आया है। अगर आप मेरी पहली दूसरी कक्षाएं देखे हैं, मतलब पीछे वाला कक्षा देखे, तो आपको जरूर पता होगा कि ये फिगर कहां से है। मैं वैसे भी अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं तो आप पहली वाला कक्षा जाके देखिए, फिर भी मैं यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ करके बता दे रहा हूँ। ये अगर मान लीजिए कि हमारा पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी के एक छोटा सा भाग को हम काट के निकाले हुए हैं, इसे ये वाला भाग, ठीक है। और इसी भाग को मैंने थोड़ा सा बड़ा करके देख लिया। अब देखिए, ये यहां से मैंने इसको लिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए ये जो है इसको तीन भागों में बांटा गया है। पहला है, इसको तीन भागों में बांटा गया है, ये एक, ये दो, एक दो तीन भाग हो गया। अब देखिए इसको जो हम लोग बोलते हैं ये क्रस्ट होता है। ये क्या होता है? क्रस्ट। ये होता है क्रस्ट। ये क्या है? ये है क्रस्ट। आप ये अगर आप पहली कक्षा देखें हैं इसका, तो पहली कक्षा में बहुत ही विस्तार से अध्ययन किया हूं, पहले उस कक्षा को देखिए तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। दूसरा है मेंटल। क्या है? मेंटल। तीसरा है कोर या क्रोड बोलते हैं, कोर बोल सकते हैं या क्रोड बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है, कोर या क्रोड। अब देखिए ये हो गया तीनों। अब देखिए इसमें इसको भी दो भागों में बांटा गया है, इसको भी दो भागों में बांटा गया है। मैं आपको दिखा देता हूं, जैसे कि ये हो गया, दूसरा हो गया ये, और तीसरा हो गया ये। अब आपको पता होगा, अगर आप पहली कक्षा देख के आ रहे हैं तो पता होगा कि इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं। फिर भी अगर मैं आपको नहीं पता होगा तो मैं छोटा सा आपको यहाँ पे लिखूंगा नहीं, क्योंकि लिखने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, तो मैं आपको बता देता हूं।
ये क्रस्ट जो है, क्रस्ट को मेंटल से जो अलग करता है, यानी कि ये वाला असंतत्य, इसको डिसकंटिन्यूटी बोला जाता है। तो क्रस्ट को मेंटल से अलग करता है, इसको जो क्रस्ट को मेंटल से अलग करता है इसको मोह बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मोह। मोह या मोहरोविक बोला जाता है, मोहरोविक असंतत्य। जबकि मेंटल को कोर से जो अलग करता है, मेंटल को कोर से अलग करता है, इसको गुटेनबर्ग असंतत्य बोला जाता है, गुटेनबर्ग असंतत्य बोला जाता है। अब देखिए जो ये है, जो ये ऊपरी को, जैसे अब क्रस्ट हो गया ये, तो क्रस्ट को दो भागों में बांट दिए, तो ये ऊपरी क्रस्ट हो गया, ये निचली क्रस्ट हो गया। ठीक है, ये ऊपरी क्रस्ट, ये निचली क्रस्ट, ये ऊपरी मेंटल और ये निचली मेंटल। इसको बोल लेते हैं आउटर कोर, ये इनर कोर, ये आउटर ये इनर कोर। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा, ये आउटर ये इनर। ठीक है, अब देखिए, तो जो ऊपरी क्रस्ट को निचली क्रस्ट से अलग करता है, जो ऊपरी क्रस्ट को निचली क्रस्ट से अलग करता है उसको कोर्नाड असंतत्य बोला जाता है, कोर्नाड असंतत्य। जो ऊपरी मेंटल को निचली मेंटल से अलग करता है, जो ऊपरी मेंटल को निचली मेंटल से अलग करता है उसको रेपटी बोला जाता है या रेपटी बोला जाता है, रेपटी असंतत्य। जो ऊपरी कोर को, सॉरी आउटर कोर को इनर कोर से अलग करता है, जो इनर कोर को आउटर कोर से अलग करता है उसको क्या बोला जाता है? लेहमन असंतत्य बोला जाता है। इन बातों को आप याद रखिएगा। ठीक है, तो अब देखिए ये बात आप लिखे हो, पहली कक्षा में मैंने लिख के बताया हुआ था, यहाँ पे मैंने लिख नहीं रहा, ऐसे ही कर दे रहा हूं। ठीक है, अब देखिए ये जो चीजें होती है ना, ये आप जो चीजें देख रहे हैं, संक्रमण एरिया होता है, संक्रमित एरिया होता है। संक्रमित एरिया मतलब अगर आप नदी के किनारे जाइएगा, समुद्र के किनारे जाइएगा, तो ऐसे कि मान लीजिए कि आपको रेत मिलेगा। अगर ये नदी का किनारा है, इधर पूरा पानी भरा हुआ है, तो आप देखिए कि यहाँ पे, तो अगर आप मान लीजिए कि यहाँ पे ऊपर में रेत मिलेगा, लेकिन जैसे ही आप किनारे पहुंचिएगा तो कुछ एरिया जो होता है, ये एरिया थोड़ा सा, इसमें क्या दोनों के गुण पाए जाते हैं। दोनों के गुण मतलब ये सूखा भी होगा और ये गीला भी होगा, यानी कि ये कुल मिलाकर ये क्या होगा? दलदली एरिया होगा। ठीक है, तो दलदली एरिया क्या होगा? दोनों से संक्रमित है, यानी कि ये जल से भी संक्रमित है, जबकि ये सूखा से भी संक्रमित है, यानी कि थोड़ा सा इसका गुण है, थोड़ा सा उसका गुण है, तो इसीलिए क्या हो जाता है? ये संक्रमण एरिया हो जाता है, संक्रमित एरिया हो जाता है। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं, इसमें दोनों के गुण पाए जाते हैं। जो ऊपर होगा, जो यहाँ पे भी वैसे, यहाँ पे भी सब जगह ऐसे ही होगा, ये संक्रमित एरिया है। ठीक है, तो आप इस बातों को थोड़ा सा याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं, मैंने अभी लिखा हुआ था, मैं थोड़ा सा इधर और लिखना चाहूंगा कि आपको भूल ना जाए। पी जो तरंगे हैं, पी जो तरंगे हैं वो ठोस, पी वेव्स जो है आप लिख लीजिएगा, ठोस, ठीक है, तरल एवं गैस एंड गैस, तीनों माध्यमों में संचालित होती है, तीनों माध्यमों में चलती है। जबकि एस जो है, एस किस में? केवल ठोस में चलती है, एस जो है केवल ठोस में। अब देखिए, अब इसी के आधार पे इन सबको बांट देना है, इन सबको जैसे कि अब कौन सी तरंगे कहां चलती है उसके आधार पे हम लोग डिसाइड कर देते हैं कि कौन सा लिक्विड है, कौन ठोस है और कौन तरल अवस्था में है। पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है वो कहां ठोस है, कहां तरल है और कहां गैस है। ये बातों को इसी पी तरंगों और एस तरंगों के आधार पे, भूकंप शास्त्र के आधार पे यही होता है कि इसके आधार पे भी बांट देना। ठीक है, तो देखिए ये जो है, अब मैं इसको लिखूंगा नहीं, आपको लिखना होगा। ठीक है, क्योंकि स्पेस नहीं है यहाँ पे। तो अब देखिए ये जो क्रस्ट है, ऊपरी क्रस्ट एंड निचली क्रस्ट, इन दोनों में पी एंड एस दोनों ही तरंगे चल रही है। पी और एस दोनों ही तरंगे चल रही है। तो पी और एस जब दोनों ही तरंगे चल रही है तो इससे आप क्या अनुमान लगाइएगा? पी और एस, अब आप देखिएगा पी जो है वो ठोस और तरल गैस तीनों में चल रही है, लेकिन एस जो है केवल ठोस में ही चल रही है। तो अगर यहाँ पे एस जो तरंगे चल रही है, एस तरंगे जो चल रही है, तो एस तरंगे चल रही है वो केवल ठोस में ही गति करेगी। तो केवल ठोस में जब गति करेगी तो यानी कि इसकी अवस्था क्या होगी? ये जो है ये ठोस अवस्था में है। आप समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? अगर इसमें जैसे एस नहीं चल पाती, अगर एस तरंगे इसमें नहीं चल पाती तो हम क्या अनुमान लगाते हैं? ये तरल या गैस में हो सकती है, दो ही में हो सकती है। अब उस पर गति के आधार पे अगर बहुत तेजी से चल रही है तो वो तरल में है, और अगर एकदम धीमी गति से चल रही है तो उसको हम लोग गैसीय अवस्था में बोल देंगे, क्योंकि वो घनत्व के ऊपर डिपेंड करता है। जिसका घनत्व जितना ज्यादा होगा तरंगे उतनी ही गति से चलेगी। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम इसमें दोनों ही तरंगे चल रही है, पी और एस दोनों तरंगे चल रही है, तो क्या अनुमान लगाइएगा आप कि ये जो है ये सॉलिड अवस्था में है। क्रस्ट जो है ऊपर, ये जो क्रस्ट जो है संपूर्ण क्रस्ट क्या है? सॉलिड अवस्था यानी कि ठोस अवस्था में है। इसमें भी एक चीज आपको ध्यान देने वाली है, इसमें भी जो निचली क्रस्ट है, इसमें जो है इन तरंगों की जो गति है वो तेज है इसके अपेक्षाकृत। इसमें मतलब जिस गति से इसमें तरंगे गति कर रही है, संचालित हो रही है, उस गति उससे ज्यादा अपेक्षाकृत ज्यादा इसमें
निचली क्रस्ट में संचालित हो रही है। तो इसका अनुमान, इससे क्या अनुमान लगाइएगा, तो इससे ये अनुमान लगाते हैं हम लोग कि इसका घनत्व जो है, निचली क्रस्ट का घनत्व ऊपरी क्रस्ट के घनत्व की अपेक्षा अधिक है। समझ पा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे देखिए तरंग की गति जहां पे जितनी अधिक होगी यानी कि उसका घनत्व उतना ही अधिक होगा। जहां पे जिसका घनत्व जितना अधिक होगा तरंग की गति उतना ही अधिक होगी। तो अगर इसमें तेजी से तरंगे मूव कर रही है तो इसका मतलब क्या है, इसका घनत्व अधिक है। अब तो आप जान गए हम पृथ्वी का आंतरिक संरचना क्या भूकंपीय तरंगों के आधार पर अध्ययन कर रहे हैं। तो पी और एस जो तरंगे हैं, अगर इसमें दोनों में ही गति कर रही है पी और एस तरंगे, तो इसका मतलब ये ठोस अवस्था में है। ठीक है, आगे आते हैं तो आप ये जो देख रहे हैं मेंटल जो है, ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल, इसमें भी पी और एस दोनों ही तरंगे, पी एंड एस दोनों ही तरंगे गति करती हैं। अब देखिए जब दोनों ही तरंगे इसमें भी गति करती है तो इसका भी यही अनुमान होगा। आप जो लगाइएगा कि पी और एस दोनों ही तरंगे जब गति करती है तो इसका भी अवस्था क्या होगा, ठोस ही होगा। ये भी ठोस में ही, ये भी क्या है, मेंटल भी क्या है, ठोस है, मतलब ठोस अवस्था में ही है। अब देखिए लेकिन यहाँ पे एक चीज और है, यहाँ पे ये चीजें हैं कि अब देखिए मैं आपको बताया था ना कि दोनों दो चीजों का ये जैसे क्रस्ट क्यों बांट दिया गया है, ये जो है कोणार्ड असंतोष से क्रस्ट क्यों बांट दिया गया है, तो क्रस्ट इसलिए बांट दिया गया कि इसमें जो है मतलब निचली क्रस्ट में तरंगों गति तेज है, यानी कि इसका घनत्व जो है अपेक्षाकृत ज्यादा है, इसीलिए इससे बांटा गया है। अब देखिए यहाँ पे आप जो देखिएगा ये जब दोनों ही में पी और एस जो तरंगे जो चल रही है तो इसका अवस्था क्या होगा, ठोस अवस्था में होगी। लेकिन आप जो ये संक्रमित एरिया देख रहे हैं, मैं अभी बोला था आपको संक्रमित एरिया, जो संक्रमित एरिया में केवल और केवल पी तरंगे गति कर रही है, एस तरंगे गति नहीं कर रही है। तो एस तरंगे जब गति नहीं कर रही है, यहाँ पे एस तरंगे विलुप्त हो जा रही है। तो जब एस तरंगे विलुप्त हो जा रही है तो इसका मतलब क्या है, एस तरंगे विलुप्त हो जा रही है, एस तरंगे नहीं चल रही है, इसका मतलब है कि ठोस अवस्था यहाँ पे नहीं है। अगर ठोस अवस्था होती तो दोनों ही तरंगे गति करती। अब देखिए अगर यहाँ से कोई तरंगे उठ रही है और ऊपर की ओर आ रही है तो यहाँ से अगर मान लीजिए कि पी और एस होगा, लेकिन यहाँ पे आते हैं तो क्या हो जाता है, एस तरंगे विलुप्त हो जाते हैं, फिर ऊपर जो है एस और पी दोनों ही चलता है। तो इस तरह से यहाँ पे ये जो अवस्था है, ये जो संक्रमित एरिया है, संक्रमित एरिया, इसमें पी एस तरंगे क्या है, गति नहीं कर रही है, केवल पी तरंगे गति कर रही है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो है ठोस अवस्था में तो नहीं है, लेकिन गति जो है वो थोड़ा धीमा है। थोड़ा धीमा कहने का मतलब थोड़ा धीमा है, तो इसका मतलब क्या है, घनत्व थोड़ा कम है। तो घनत्व ये क्या है, पिघली अवस्था में है। मैंने आपको बताया था इसी को क्या दुर्बल मंडल बोला जाता है, दुर्बल मंडल इसी को बोला जाता है। और दुर्बल मंडल किस चीज का स्रोत होता है, वो मैग्मा का स्रोत होता है। यहीं से ज्वालामुखी जो है उत्पन्न होती है और बाहर धरती को फाड़ते हुए बाहर निकलती है। तो ये किस अवस्था में है, ये पिघली हुई अवस्था में है। कौन सी अवस्था में है, पिघली हुई अवस्था में है, पिघली अवस्था में है, अवस्था में। और यही क्या होता है, यही दुर्बल मंडल इसी को बोला जाता है। और ये किस चीज का स्रोत होता है, मैग्मा का स्रोत यही होता है। ठीक है, अब देखिए आप तो ये मेंटल जान गए पी और एस के आधार पे। जब आप आउटर कोर में आइएगा, आउटर कोर में, तो यहाँ पे भी केवल पी तरंगे ही चलती है, एस तरंगे यहाँ पे विलुप्त हो जाती है, एस तरंगे यहाँ पे भी विलुप्त हो जाती है, यानी कि केवल यहाँ पे भी पी तरंगे चल रही है। पी तरंगे चल रही है तो इसका मतलब क्या है, ठोस अवस्था में तो नहीं है। ठीक है, ठोस अवस्था में तो नहीं है, लेकिन गति इसके अपेक्षा ये जो है कौन सा मेंटल का संक्रमित एरिया है, इसके अपेक्षा इसमें गति कम है, तो इसका घनत्व और भी कम होगा। तो यहाँ जहां पे ये पिघली हुई अवस्था में, लावा मैग्मा की अवस्था में थी, मैग्मा की अवस्था में थी, वहीं पे ये तरल अवस्था में है, क्योंकि इसकी गति जो है अपेक्षाकृत और ज्यादा कम है। ठीक है, अगर बिल्कुल ही कम हो जाती है तो उसको हम लोग गैस मान लेते हैं। ठीक है, ये गैस अवस्था में, गैसीय अवस्था में हो सकती है, तरल अवस्था में भी हो सकती है। तो ये इसको हम लोग कौन सी अवस्था में ये है, यहाँ पे कोर का आउटर कोर क्या है, क्योंकि यहाँ पे एस तरंगे गति नहीं कर रही है, इसलिए क्या है, ये तरल अवस्था में है, ठोस अवस्था में नहीं है। आप इन बातों को समझ रहे हैं। जैसे कि मान लें कि पी जो तरंगे हैं ये ठोस, तरल और गैस तीनों अवस्था में गति करती है, जबकि एस तरंगे जो है वो केवल ठोस में गति करती है। तो जहां पे एस तरंगे नहीं है वो ठोस नहीं होगा, सिंपल सी बात है। जहां पे एस तरंगे नहीं है वो या तो तरल हो सकता है या गैस हो सकता है। अब उसमें तरंगों की गति के आधार पर डिपेंड करेगा ये तरल है या गैस है। अगर तरंगों की गति थोड़ी तेज है तो वो तरल अवस्था में है, अगर वो बिल्कुल ही धीमी है तो गैस अवस्था में। ठीक है, इस तरह से। अब देखिए ये हो गया इनर कोर। जब इनर कोर में हम आते हैं तो यहाँ पे पी एंड एस दोनों ही तरंगे गति करती है और बहुत ही तेजी से गति करती है। सर्वाधिक मतलब इसका गति जो होता है सर्वाधिक होता है। तो सर्वाधिक होने का मतलब इसका घनत्व जो है, घनत्व बहुत ही ज्यादा है और ये
ठोस अवस्था में है, इसका घनत्व बहुत ही ज्यादा है। अगर P और S तरंग गति कर रही है और तरंगों की गति बहुत ही तेज है, P और S तरंग गति कर रहे हैं मतलब ठोस है, और ठोस है और तरंगों की गति जो है वो सर्वाधिक है, मतलब क्या है, इसकी गति, इसका जो घनत्व है वो बहुत ही ज्यादा है। बस इतना ही है। अब तरंगों के आधार पे, भूकंपीय तरंगों के आधार पर हम लोग जान गए कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या है। ऐसे कि मान लीजिए ठोस है, ये क्या है, ये भी ठोस है, बट बीच में जो पिघली अवस्था में जिसको दुर्बल मंडल बोला जाता है, और यही मैग्मा का स्रोत होता है। फिर ऊपरी जब आउटर कोर है, आउटर कोर जो है इसमें केवल P तरंग गति करती है, इसका मतलब ये तरल अवस्था में है। इनर कोर जो है इसमें P और S गति करती है और बहुत ही तेजी से गति करती है, इसीलिए ये क्या ठोस अवस्था में है। ठोस अवस्था में होने के साथ साथ इसका घनत्व जो है बहुत ही अधिक है। तो यही था भूकंपीय शास्त्र के आधार पे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हम लोग जाने। अब जो हम जानेंगे अगले क्लास में हम जानेंगे क्या, तो अगले क्लास में हम इसी को लेकर आगे बढ़ेगा। ये तो थोड़ा खत्म हो गया। अब हम जानेंगे पृथ्वी के 3 भागों में, जैसे लिथोस्फीयर हो गया, वेरियोस्फीयर हो गया, इस चीज को हम लोग बांट के अब आगे पढ़ेंगे 3 भागों में अगले क्लास में। इस क्लास में हम इतना ही रोक रहे हैं क्योंकि क्लास 15 मिनट का ऑलरेडी हो चुका है, 15-17 मिनट का हो चुका होगा। तो ये रहा हमारा आज का क्लास। उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आपको पसंद आया होगा। हम लोगों ने पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में अध्ययन किया बहुत ही अच्छे से, भूकंप शास्त्र, भूकंपीय तरंगों के आधार पे। अब उम्मीद करते हैं हम कि अगले क्लास में हम लोग लेके आएंगे इसका अगला पार्ट। तब तक आप एंजॉय करिए क्लास को। थैंक यू सो मच।